बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे के अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। पेज नंबर 85 पे महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 1 है, सभ्यता क्या है? उत्तर, सभ्यता से तात्पर्य एक ऐसे जटिल और विकसित समाज से है जहां लोग एक साथ रहते हैं। इसमें निम्न विशेषताएं शामिल हैं। नंबर 1, समाज के क्रियाकलापों को व्यवस्थित रखने के लिए कानून और सरकार की व्यवस्था। नंबर 2, नगरीकरण की उचित व्यवस्था जहां लोग रहते और काम करते हैं। नंबर 3, विभिन्न सामाजिक भूमिकाएं जैसे किसान, शासक, व्यापारी और श्रमिक। नंबर 4, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उन्नत उपकरण और ज्ञान। नंबर 5, सभी प्रकार की वस्तुओं की खरीदी एवं बिक्री के लिए आंतरिक एवं बाहरी व्यापार व्यवस्था। नंबर 6, अभिलेखों को रखने के लिए एक लेखन प्रणाली। नंबर 7, सभी के लिए पर्याप्त भोजन उगाने के लिए उन्नत कृषि पद्धतियां। प्रश्न 2, भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? उत्तर, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। प्रश्न 3, उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी? उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य उपलब्धियां निम्न हैं। नंबर 1, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सुनियोजित शहर। नंबर 2, उन्नत जल निकासी और स्वच्छता प्रणालियां। नंबर 3, वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली का विकास। नंबर 4, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और धातु विज्ञान में कुशल शिल्प कौशल। नंबर 5, मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के साथ सक्रिय व्यापार। पेज नंबर 86, आइए विचार करें। प्रश्न 1, ऊपर बताई गई विशेषताओं में से आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं, अर्थात ऐसी विशेषता जो अन्य सभी के विकास के लिए अनिवार्य है? उत्तर, सबसे मूलभूत विशेषता उत्पादक कृषि है। इसका कारण यह है, पर्याप्त भोजन के बिना लोग एक जगह बस नहीं सकते और न ही शहर बसा सकते हैं। जब कृषि केवल जीवित रहने के लिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन करती है, तो लोगों के पास अतिरिक्त समय और संसाधन होते हैं। इससे उन्हें व्यापार, औजार, लेखन और सरकार जैसी अन्य चीजें विकसित करने में मदद मिलती है। एक स्थिर खाद्य आपूर्ति एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करती है और संगठित रोजगार शहरों और व्यवस्थाओं वाली सभ्यता का निर्माण संभव बनाती है। इसलिए कृषि वह आधार है जिस पर किसी सभ्यता की अन्य सभी विशेषताएं विकसित हो सकती हैं। पेज नंबर 87, आइए पता लगाएं। प्रश्न 1, ऊपर दी गई सूची पृष्ठ 86 पर में प्रत्येक विशेषता के लिए क्या आप उस समाज में विद्यमान व्यवसाय और रोजगारों की सूची तैयार कर सकते हैं? उत्तर, हाँ, हम सभ्यता की प्रत्येक विशेषता के लिए व्यवसायों या रोजगारों की एक सूची तैयार कर सकते हैं। नंबर 1, शासन और प्रशासन। तो राजा या मुखिया समाज का नेतृत्व करने के लिए, मंत्री या सलाहकार शासन में सहायता के लिए, न्यायाधीश विवादों को सुलझाने के लिए, कर संग्रहकर्ता लोगों से धन एकत्र करने के लिए, पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, सैनिक लोगों की रक्षा के लिए, किसान और मजदूर भोजन उगाने और शारीरिक श्रम करने के लिए। नंबर 2, नगरीकरण, नगर और कस्बे। तो बिल्डर्स घरों और इमारतों का निर्माण करने के लिए,
आर्किटेक्ट शहर के लेआउट को डिजाइन करने के लिए, सफाई कर्मचारी और क्लीनर सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए, चौकीदार शहर के द्वारों और सड़कों की रखवाली के लिए। 3 विभिन्न प्रकार के शिल्प, लोहार औजार और हथियार बनाने के लिए, कुम्हार बर्तन बनाने के लिए, बुनकर कपड़े बनाने के लिए, बढ़ई लकड़ी का काम करने के लिए। 4 व्यापार, व्यापारी और सौदागर सामान खरीदने और बेचने के लिए, दुकानदार छोटी दुकानें चलाने के लिए, साहूकार व्यवसाय के लिए ऋण देने के लिए। 5 लेखन प्रणाली, रिकॉर्ड रखना, लेखक लिखने और रिकॉर्ड रखने के लिए, शिक्षक पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए, संदेशवाहक लिखित संदेश देने के लिए। नंबर 6 सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, कला, वास्तुकला, साहित्य, मौखिक परंपराएं, सामाजिक रीति रिवाज। कलाकार, मूर्तिकार, कवि और लेखक, संगीतकार, नर्तक और कहानीकार। 7 कृषि उत्पादकता, किसान फसल उगाने के लिए, सिंचाई कर्मचारी खेती के लिए पानी का प्रबंधन करना, पशुपालक पशुओं की देखभाल करना, मछुआरे भोजन के लिए मछली पकड़ने के लिए। पेज नंबर 89। आइए पता लगाएं। प्रश्न 1, इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र चित्र 6.3 में दर्शाया गया है। क्या आप कक्षा गतिविधि के माध्यम से इन दर्शाए गए नगरों का अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिए गए आधुनिक राज्यों अथवा प्रदेशों से मिलान कर सकते हैं? तो ये मानचित्र में दिए हुए हैं धोलावीरा, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, और इधर आधुनिक राज्य या प्रदेश के नाम दिए हुए हैं। तो इनको सही करके लिखेंगे। तो धोलावीरा आधुनिक गुजरात में है, हड़प्पा पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, राखीगढ़ी हरियाणा में। पेज नंबर 93। आइए पता लगाएं। प्रश्न 1, अंतिम 2 व्याख्याओं के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या आप कोई अन्य व्याख्या सोच सकते हैं? ध्यान दीजिए कि इस विषय में हमारे पास इतिहास के अन्य स्रोत नहीं हैं, जैसे न कोई शिलालेख, न कोई ग्रंथ और न ही किसी यात्री का विवरण। उत्तर, यह स्नानागार या तो धार्मिक कार्यों या मेले जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों या फिर बाहर से व्यापार करने आने वाले व्यापारियों के उपयोग के लिए बनाए गए होंगे। पेज नंबर 95। आइए पता लगाएं। प्रश्न 1, कक्षा की एक गतिविधि के रूप में किसी फीते, इंच टेप से अपनी कक्षा, विद्यालय के गलियारे या खेल के मैदान की लंबाई मापें। इस लंबाई की तुलना धोलावीरा के सबसे विशाल जलाशय की लंबाई से कीजिए। हमारी कक्षा की लंबाई 20 फीट लगभग 6.09 मीटर है। यह धोलावीरा के सबसे बड़े जलाशय 72 मीटर की तुलना में लगभग 13 गुना छोटा है। पेज नंबर 96। आइए विचार करें। प्रश्न 1, जलाशयों के इस प्रकार के निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या के बारे में सोचिए। आपके विचार से उनके कार्य को सुनियोजित करने के लिए निश्चित निर्देश किसने दिए होंगे? आपके विचार से उन्हें उनकी मजदूरी के लिए भुगतान कैसे किया गया होगा? संकेत, उस समय आज की तरह मुद्रा का प्रचलन नहीं था, चूंकि समय समय पर जलाशयों की सफाई करना आवश्यक था। इसलिए क्या उनके रखरखाव के लिए कोई स्थानीय प्राधिकारी थे? इस नगर के शासक और नगर प्रशासन के बारे में हमें क्या संकेत मिलते हैं? उत्तर, निश्चित ही जलाशय के इस प्रकार के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता रही होगी। हमारे विचार से उनके कार्य को सुनियोजित करने के लिए निश्चित निर्देश वहां के मुखिया या राजा ने दिए होंगे। उनको मजदूरी का भुगतान कुछ
कीमती वस्तुओं या अनाज के रूप में किया गया होगा। जलाशयों की समय समय पर सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए होंगे। इन सबसे संकेत मिलते हैं कि उस समय का कोई मुखिया या राजा रहा होगा और उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी व कर्मचारी होंगे जो पूरे नगर के प्रशासन में मुखिया या राजा की सहायता करते होंगे। पेज नंबर 97, आइए पता लगाएं। प्रश्न 1, मान लीजिए कि आप हड़प्पा के एक घर में खाना पकाते हैं। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर कौन से व्यंजन बनाएंगे? उत्तर, ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हम गेहूं और बाजरे की रोटी, दाल, चावल, केले की सब्जी और चिप्स, खीर एवं अदरक का अचार बनाएंगे। पेज नंबर 99, आइए पता लगाएं। प्रश्न 1, कुछ लेखन संकेतों के साथ हड़प्पा की इन 3 मुहरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप इनकी कोई व्याख्या देना चाहेंगे? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। उत्तर, हड़प्पा कालीन इन मुहरों को देखकर हमारे मन में विचार आता है कि गेंडा, बेल और सींग वाले बाघ जैसे जानवरों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि हड़प्पा संस्कृति में इन जीवों का विशेष महत्व था। संभवतः शक्ति, सुरक्षा या धार्मिक विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते थे। जानवरों के चारों ओर के प्रतीक किसी प्रारंभिक लेखन शैली या संचार की किसी ऐसी प्रणाली का संकेत दे सकते हैं जिसका अभी पूरी तरह से अर्थ निकाला जाना बाकी है। इन मुहरों का उपयोग व्यापार, स्वामित्व या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता रहा होगा। पेज नंबर 102, आइए विचार करें। पृष्ठ 100 और 101 पर दर्शाई गई वस्तुओं या इस अध्याय में चित्रित अन्य वस्तुओं को देखते हुए क्या आप उन गतिविधियों और जीवन के पक्षों का पता लगा सकते हैं जो हड़प्पा वासियों के लिए महत्वपूर्ण थे? तो ये 100 और 101 पेज पे चित्र हैं। उत्तर, कांसे के दर्पण, टेराकोटा के बर्तन और पत्थर के बाट जैसी वस्तुएं बताती है कि सजना संवरना, भंडारण और व्यापार उनके दैनिक जीवन के प्रमुख पहलू थे। विभिन्न मोहरें, सीटी और खेल बोर्ड यह दर्शाते हैं कि हड़प्पावासी कुशल कारीगर थे जो विशिष्ट उद्देश्यों और मनोरंजन के लिए उपकरण बनाते थे। स्वास्तिक चिन्ह वाली मोहरें और अन्य प्रतीकात्मक आकृति दर्शाती है कि उनकी संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व था। देवता की मोहर की उपस्थिति धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का संकेत देती है। नृत्य करती लड़की की मूर्ति और अन्य कलात्मक कृतियां दर्शाती है कि हड़प्पा वासियों के लिए कला और सौंदर्य का बहुत महत्व था। वे धातु कर्म और टेराकोटा मूर्तियों में अत्यधिक कुशल थे। पेज नंबर 103, प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। प्रश्न 1, इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं? इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। उत्तर, इस अध्याय में जिस सभ्यता का अध्ययन किया गया है उसे अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। यह नाम सभ्यता के स्थान और खोजने के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले सिंधु नदी के पास हुई थी। हड़प्पा सभ्यता शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हड़प्पा उन पहले शहरों में से एक था जिनकी खुदाई की गई थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम इस बात की पुष्टि करता है कि यह सभ्यता सिंधु क्षेत्र से आगे घग्गर हाकरा नदी, जिसे सरस्वती नदी नाम से जाना जाता है, कि आसपास के क्षेत्र तक फैली हुई थी। प्रत्येक नाम सभ्यता की महत्वपूर्ण भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को उजागर करते हैं। प्रश्न 2, सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट 150 से 200 शब्दों में लिखिए। उत्तर,
सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो मानव इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां निम्न हैं। जैसे नंबर 1, हड़प्पा वासियों ने उन्नत जल निकासी प्रणालियों के साथ सुनियोजित शहर स्थापित किए, जिससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि हड़प्पा वासी स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को कितना महत्व देते थे। नंबर 2, हड़प्पा वासी धातु कर्म में बहुत कुशल थे। वे कांस्य, औजार और विभिन्न आभूषण बनाते थे। नंबर 3, हड़प्पा वासियों की एक और बड़ी उपलब्धि व्यापार थी, जो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। व्यापार में प्रयुक्त मुहरों, बाटों और मापों से संकेत मिलता है कि हड़प्पा वासियों के पास लेन देन की एक मानकीकृत प्रणाली थी। नंबर 4, इसके अलावा हड़प्पा वासी मनके बनाने, कांसे और पत्थर जैसी सामग्रियों से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार और मूर्तियां आदि बनाने में भी निपुण थे। नंबर 5, उनकी लिपि यद्यपि समझी नहीं जा सकती है, परंतु उससे यह स्पष्ट है कि उनके पास अपनी लेखन लिपि भी थी। प्रश्न 3, कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा शहर के कालीबंगा तक यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या हैं? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर, हड़प्पा से कालीबंगा की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। इस दूरी को प्राचीन काल में पैदल, बैलगाड़ी या घोड़े से तय किया जा सकता था, जिसमें दिनों का समय लगता था, जबकि आज कार या बस से यह दूरी तय करने में कुछ घंटे ही लगते हैं। विभिन्न विकल्पों से लगने वाला अनुमानित समय: पैदल लगभग 40-50 घंटे या 5-7 दिन, यदि प्रतिदिन 8 से 10 घंटे चला जाए। घोड़े पर लगभग 25 से 30 घंटे, यानी 3 से 4 दिन। बैलगाड़ी या ऊंटगाड़ी लगभग 35 से 40 घंटे, यानी 4 से 5 दिन। वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति कार या बस से यात्रा करे तो यह दूरी लगभग 3 से 6 घंटे में तय की जा सकती है। प्रश्न 4, कल्पना कीजिए कि यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले आते हैं तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गैस स्टोव, तैयार मसाले और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक आदि के बर्तन हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला के लिए सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य होंगे। प्रश्न 5, इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए उन आभूषणों, हाव भावों, वस्तुओं की सूची बनाई है जो अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होती हैं। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के वे आभूषण, हाव भाव और वस्तुएं जो 21वीं सदी में भी परिचित लगते हैं निम्न हैं। आभूषण: धातु, मोती और पत्थरों से बनी चूड़ियां, हार और झुमके आज भी व्यापक रूप से पहने जाते हैं। मुहरें और प्रतीक: कुछ मुहरों पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र प्रतीक है। टेराकोटा खिलौने एवं बोर्ड गेम्स: बच्चों के लिए मिट्टी की सीटियां और खिलौने आज भी अनेक क्षेत्रों में प्रचलित हैं। गेम्स बोर्ड भी प्रचलन में है। नमस्ते मुद्रा में बैठी टेराकोटा की आकृति हमारी अभिवादन मुद्रा को दर्शाती है, जो हम भारतीय आज भी प्रयुक्त करते हैं। कांस्य दर्पण और मिट्टी के बर्तन: आधुनिक भारत में भी कांस्य दर्पण और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अभी भी दिखाई देता है। प्रश्न 6, धोलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबिंबित करती है? उत्तर, धोलावीरा की जलाशय प्रणाली वहां के निवासियों की दूरदर्शिता, सुनियोजित निर्माण योजना को दर्शाती है। यह दर्शाती है कि हड़प्पा वासी जल संरक्षण के महत्व को समझते थे और उन्होंने पूरे वर्ष जल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए। यह प्रणाली एक अत्यधिक संगठित,
और नागरिक प्रधान समाज का भी संकेत देती है, जो जन कल्याण और संसाधन प्रबंधन को अत्यधिक महत्व देता था। यह प्रणाली चुनौतीपूर्ण वातावरण के प्रति अनुकूलनशीलता को दर्शाती है तथा यह दर्शाती है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने किस प्रकार स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनी प्रौद्योगिकी और योजना को समायोजित किया था। प्रश्न 7, मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई है। ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रखरखाव किया जाता रहा और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग किया जाता रहा। निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। उत्तर, मोहनजोदड़ो में सदियों से सुरक्षित लगभग 700 कुओं की खोज उच्च स्तरीय शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग कौशल का संकेत देती है। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी न केवल दैनिक उपयोग के लिए बल्कि सार्वजनिक स्वच्छता के लिए भी स्वच्छ जल तक पहुंच को प्राथमिकता देते थे। कुओं का इतने लंबे समय तक उपयोग किया जाना उत्कृष्ट निर्माण गुणवत्ता और पीढ़ियों तक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में सक्षम समाज का संकेत देता है। प्रश्न 8, सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पावासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इनकी तुलना कीजिए। हाँ, यह कथन कि हड़प्पावासियों में उच्च नागरिकता भाव था बिल्कुल सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा जैसे हड़प्पा स्थलों से प्राप्त साक्ष्य इस कथन का समर्थन करते हैं। उत्खनन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शहर सुनियोजित थे, उन्नत जल निकासी व्यवस्थाएं थी, सभी घरों में निजी स्नानाघर थे और मानकीकृत निर्माण तकनीकें अपनाई गई थी। हड़प्पा वासियों ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और जन कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई, जैसा कि उनकी एक समान रूप से बनी सड़कों, सार्वजनिक स्नानघरों और कुओं व जलाशयों जैसी व्यापक जल प्रबंधन प्रणालियों में देखा जा सकता है। ये विशेषताएं इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि हड़प्पावासी जन स्वास्थ्य और कुशल शहरी जीवन को प्राथमिकता देते थे। तुलनात्मक रूप से भारत के आधुनिक शहरों को अक्सर अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के रखरखाव से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान के बाद इसमें बहुत सुधार हुआ है, किंतु अभी भी नागरिकों को इस ओर अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ हम जल्द ही पुनः मिलेंगे।